कहानी श्रवण। कहानी का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। कहानी एक रोचक और प्रभावशाली गद्य विधा है जो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, नीति और उद्देश्य देने का कार्य भी करती है। जैसे आपका पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होगी, हितोपदेश जैसी रचनाएं नीतिपूर्ण कहानियों का उदाहरण है। इसकी विशेषताएं देख लेती हैं कहानी श्रवण के। पहले इनमें कौतूहल व जिज्ञासा होती है। कहानियों को सुनने से हमें कौतूहल होता है, उसके बारे में जिज्ञासा होती है। अगला, उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होता है। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य आधारित होती है। जैसे हम सुनते हैं कछुए और खरगोश की कहानी, उसमें भी एक निश्चित उद्देश्य होता है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, लगातार अपने काम के प्रति मेहनत करना चाहिए। अगला पॉइंट, ये जीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत करती हैं। जो कहानियाँ होती हैं ये रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। अगला, इसमें घटनाओं और भावनाओं की बधानता होती है। कहानी में वास्तविकता और कल्पना दोनों हो सकती हैं। वास्तविक भी कहानियाँ होती हैं और काल्पनिक भी कहानियाँ होती हैं, इनका मिश्रण भी हो सकता है। कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। चार्ल्स बैरेट साहब क्या कहते हैं? कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जो वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। कोपोल्ड नाइट, आधुनिक कहानी एक समस्या, संघर्ष और समाधान पर आधारित नाटकीय रचना होती है। कहानी श्रवण के उद्देश्य। कहानी श्रवण के जो उद्देश्य निम्नलिखित। पहला, छात्रों के विभिन्न प्रकार की कहानियां, शैलियों और जीवन दर्शन से परिचय कराना। छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, कल्पना शक्ति का, स्मरण शक्ति का विकास करना, बढ़ावा देना, साहित्य अभिरुचि को प्रोत्साहित करना, साहित्य में बच्चों की रुचि हो सके, शब्द भंडार में वृद्धि करना, बच्चों का शब्द भंडार बढ़ाना, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना, क्रमबद्धता एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, सद्गुणों सत्प्रवृत्तियों का बढ़ावा देना। अगला, ध्यानपूर्वक सुनने, सुनकर भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। अगला, छात्रों को पशु पक्षियों एवं मानव स्वभाव के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचय कराना। एक अच्छी कहानी के क्या गुण होते हैं, आइए देख लेते हैं। एक अच्छी कहानी के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, कहानी वार्तालाप या संवादयुक्त होनी चाहिए। इसका कथानक सहज, सरल और बोधगम्य हो। विषय वस्तु परिवेश से संबंधित हो। अगला, कहानी घटना प्रधान हो। अगला पॉइंट, ये बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक होनी चाहिए। अगला पॉइंट, ये शीर्षक छोटा हो, स्पष्ट हो, उत्सुकता बढ़ाने वाला हो, सारगर्भित होना चाहिए। इसमें शब्दावली सरल, वाक्य विन्यास छोटे हो। अगला, कहानी छात्रों के लिए रुचिकर होना चाहिए, नहीं तो अरुचिकर कहानी बच्चे सुनना नहीं चाहेंगे, वो सुनेंगे नहीं और उस पर अपना ध्यान वो दे नहीं पाएंगे। शब्दावलियाँ आसान होनी चाहिए, ऐसा नहीं क्लिष्ट शब्दों का यूज करें, वाक्यांश इतने कठिन हो कि समझ ही ना आए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कहानी का वर्गीकरण। विषय वस्तु के आधार पर कहानियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, घटना प्रधान कहानी। इस प्रकार की कहानियों में घटनाओं का क्रमवार वर्णन या उनका संकलन प्रमुख होता है। उदाहरण स्वरूप ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं, इसमें गंभीर चिंतन का कोई स्थान नहीं होता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक या भाव प्रधान कहानियाँ। इन कहानियों में मानव आचरण, चरित्र और
मनोभाव की अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में की जाती है। इनका उद्देश्य पाठकों के मन पर प्रभाव डालना, उन्हें नैतिक आचरण की शिक्षा देना होता है। अगला तीसरा प्रकार, चरित्र प्रधान कहानियाँ। इस प्रकार की कहानियों में कथानायक के आधार पर चरित्र को प्रमुखता दी जाती है और चरित्र चित्रण की ही प्रमुख विषय बनाया जाता है। अगला प्रकार, चौथा प्रकार, समस्या प्रधान कहानियाँ। इस प्रकार की कहानियों में किसी समस्या का क्रमवार वर्णन किया जाता है, उनका संकलन किया जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षा और सामाजिक समस्याओं से संबंधित कहानियाँ। इन कहानियों में गंभीर चिंतन का विशेष ध्यान होता है। अब इनका महत्व देख लेते हैं, कहानियों का महत्व। कहानी की विषय वस्तु को समझने के बाद उनका महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। फिर भी कहानी में महत्व को विस्तार से निम्न बिंदुओं से माध्यम से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट, कहानी सुनाने से छात्रों में सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला, यह तर्क, विवेक, संकल्प एवं कल्पना शक्ति को विकसित करने में सहायक होती है। अगला पॉइंट, कहानी के माध्यम से बालकों में क्रमबद्ध रूप से बोलने एवं तार्किक रूप से विचार करने की शक्ति विकसित हो जाती है। अगला पॉइंट, यह उपयुक्त शब्दों और मुहावरों का ज्ञान कराती है। अगला पॉइंट, कहानी वक्ता एवं श्रोता के बीच घनिष्ठ संबंध करने का सर्वोच्च साधन है, संबंध स्थापित करने का। यह बालकों की स्मरण शक्ति को विकसित करने में सहायक होती है। अगला पॉइंट, कहानी कल्पना एवं संवेगों के बीच संतुलन स्थापित करना सिखाती है। अगला पॉइंट, सामाजिक विषयों में कहानी को साधन की भांति उपयोग किया जाता है, जबकि साहित्य में इसे साध्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहानी उपन्यास का लघु रूप होती है, जिसे पढ़ने से कम समय लगता है और यह उतनी ही प्रभावशाली होती है। अब हम देख लेते हैं कहानी शिक्षण की विधियाँ। कहानी बच्चों के भाषा विकास का सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा छात्रों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति एवं अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित की जा सकती है। कहानी शिक्षण के माध्यम से शिक्षक और छात्र के बीच की दूरी कम होती है, जिससे बच्चों शिक्षकों को अपना मित्र लगते हैं। कहानी सुनने से बच्चों को सोचने, समझने, कल्पना करने, जोड़ घटाएं तथा रचनात्मकता को विकसित करने का अवसर मिलता है। बच्चों में सरलता और गुणवत्तापूर्ण भाषा विकसित करने के लिए निम्नलिखित विधियों का अपनाया जा सकता है। पहला हो गया आपका वार्तालाप विधि। बालकों के विचारों को स्पष्ट और क्रमबद्ध रखने के लिए आवश्यक है कि वह वार्तालाप में भाग लें। अगला पॉइंट, प्रारंभ में शिक्षक बच्चों से वार्तालाप करें, उन्हें आपस में चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। अगला पॉइंट, वार्तालाप का विषय बच्चों के ज्ञान और अनुभव के दायरे में होना चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षक रोचक कहानियों, लोक कथाओं, प्रसंग सुनाकर बच्चों को कहानी पुनः सुनाने को कहें। अगला पॉइंट, दोहरे संप्रेषण का प्रयोग करके शिक्षण को और प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। चित्रविधि दूसरा मेथड जो हो जाएगा आपका चित्रविधि। कहानी से संबंधित चित्रों को कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट, कहानी के क्रम का ध्यान रखते हुए चित्रों को सही क्रम में प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगला पॉइंट, छात्रों से चित्रों के आधार पर कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। अगला पॉइंट, चित्र विधि द्वारा छात्रों को कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और मौलिक अभिव्यक्ति का विकास होता है।
इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। पहले कहानी का चित्र दिखाकर कहानी के नंबर 2, उसके बाद क्या करना है, कहानी के पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछकर। अगला पॉइंट, कई कहानी का चित्रों के माध्यम से पढ़ाकर। चित्र दिखाकर बच्चों को स्वतंत्र रूप से कहानी बनाने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षक कहानी सुनाने के साथ साथ छात्रों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यह विधि कहानी निर्माण की उपयुक्त विधि है। प्रश्नों के माध्यम से छात्र अपनी कल्पना शक्ति और तार्किक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, कहानी पूरा कर सकते हैं। यह विधि छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति, चिंतन शक्ति के विकास करने में मदद करेगी। अगली विधि है कहानी कथन विधि। इस छोटी कक्षाओं में इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। यह विधि छात्रों की श्रवण शक्ति, एकाग्रता को विकसित करने में काफ़ी सहायक है, विकसित करती है। इसमें शिक्षक स्वयं कहानी सुनाते हैं, लेकिन इसे केवल मौखिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला गहन अध्ययन विधि। इसमें कहानी के कठिन शब्दों, विचारों, मुहावरों और लोकोक्तियों की व्याख्या की जाती है। अगला कहानी की तुलना अन्य कहानियों से की जाती है और उनका महत्व बताया जाता है। अगला पॉइंट, ये विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला पॉइंट, ये भाव प्रधान मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक कहानियों के शिक्षण के लिए ये सर्वोत्तम विधि होती है। जो अन्य विधियां हैं उसको भी देख लेते हैं। अन्य विधियों में जो आता है आपका अधूरी कहानी, पूर्ति बुद्धि। इस विधि द्वारा छात्रों को कहानी लेखन सिखाया जाता है। कहानी शीर्षक, प्रारंभ, कुछ वाक्य, पात्रों या वातावरण की रूपरेखा देकर छात्रों को कहानी पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह भी छात्रों की आत्म अभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। दृश्य दिखाकर छात्रों को प्राकृतिक एवं कृत्रिम दृश्य दिखाकर कहानी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे टीवी सीरियल, नाटक आदि देखकर छात्रों को उन घटनाओं को अपने शब्दों में सुनने के लिए कहा जाता है। कार्टून विधि। बच्चों को कार्टून दिखाकर उस कहानी को बनाने के लिए कहा जाता है। अखबार, पत्रिका आदि कार्टून प्राप्त बच्चों को कहानी निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। अभिनय विधि। अभिनय विधि में क्या होता है, किसी नाटक या एकांकी पर अभिनय कराकर बच्चों को उस कहानी सुनाने को कहा जाता है। अभिनय में बच्चों को कहानी को समझाने, प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। विशेष घटना विधि। बच्चों को उनके घर गांव या आसपास के किसी रोचक घटना पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन चर्चा के आधार पर उन्हें कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। कल्पना शक्ति विधि। बच्चों में तीव्र कल्पना शक्ति होती है, जिसे शिक्षक सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। वातावरण बनाकर बच्चों को किसी भी विषय पर कल्पना कर कहानी सुनाने को प्रेरित किया जाता है। कहानी सुनाते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है। कहानी को सुनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान दें। पहला, कहानी सुनाने से पहले अध्यापक को उसकी विषय वस्तु और भाव को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। अगला, अध्यापक का स्वर स्पष्ट और ऊंचा होना चाहिए ताकि सभी छात्र उसे सुन सकें। अगला पॉइंट, कहानी सुनाते समय उचित हाव भाव का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, कहानी की भाषा सरल, सुबोध और सुगम होनी चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षक को स्वयं कहानी में रुचि लेनी चाहिए ताकि वो छात्रों को भी रुचिकर लगे। अगला पॉइंट, कहानी सुनाते समय बच्चों को से प्रश्न पूछने चाहिए ताकि उनकी एकाग्रता बनी रहे और विषय वस्तु का मूल्यांकन हो सके। अगला पॉइंट, कहानी की गति और विषय वस्तु बच्चों की आयु के अनुरूप होनी चाहिए। अगला पॉइंट, कहानी सुनाते समय घटनाओं के क्रम का ध्यान रखना चाहिए। रायबर्न साहब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वो एक अच्छी कहानी सुनाने वाला बन जाए।
किसी भी निपुण अध्यापक को किसी बात इतनी सरलता से नहीं करनी जितनी कि कहानी सुनाने की निपुणता। लोक कथा श्रवण। लोक कथाएं हमारे समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियाँ पुराने समय से चली आ रही हैं और आमतौर पर लोग इन्हें बोलकर सुनाते हैं। बचपन में हम छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती है हमें, जिसमें हमें नई बातें सीखने और समझने में मदद मिलती है। लोक कथाओं में अच्छी सीखे मज़ेदार बातें, समझदारी भरी जवाब होते हैं। इनकी भाषा बहुत आसान होती है, जिससे हर कोई इन्हें समझ सकता है। लोक कथाएँ किसी भी जगह की संस्कृति और परंपराओं को समझने का एक अच्छा तरीका होती हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोक कथाओं का अर्थ और परिभाषा। लोक कथाओं का अर्थ। लोक कथा दो शब्दों से लोक और कथा से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है आम जनता, जो परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार जीवन यापन करते हैं, और कथा का सामान्य अर्थ है जो कहा जाए। लोक कथा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो आपका हो जाएगा साधारण लोग या जनता या आम लोग, और कथा मतलब जो कहानी। इस तरह लोक कथा वो कहानी होती है जो साधारण लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती और समाज की संस्कृति, परंपराओं व शिक्षाओं को दर्शाती है। फोक और लोक। फोक शब्द अंग्रेजी भाषा से आया है, जिसकी उत्पत्ति एंग्लो सैक्सन शब्द फोल्क से हुई है और जर्मन में इसे वोल्क कहा जाता है। ये शब्द सामान्य जनता या परंपरागत समाज को दर्शाता है। हिंदी में फोक का समानार्थी शब्द लोक है, जो आम लोगों, उनकी संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को व्यक्त करता है। कभी कभी लोक के लिए ग्राम मतलब गांव और जन मतलब लोक शब्द का भी उपयोग होता है। विद्वानों के अनुसार फोक सॉन्ग का अर्थ ग्राम गीत होता है और ये लोकगीतों व लोक कथाओं से जुड़ा हुआ होता है। निष्कर्ष, फोक और लोक दोनों का अर्थ एक ही है, जो परंपरागत रीति रिवाजों, गीतों, कथाओं और संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। लोक कथा की परिभाषा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जो कहा जाए वही कथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक कथा वह कहानियाँ हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक या लिखित रूप से चलती रहती हैं। श्री चंद्र जैन। लोक कथा लोक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जो समाज की भावनाओं, परंपरा और जीवन के अनुभव को व्यक्त करती है। लोक कथाएं की विशेषता। लोक कथाओं की विशेषता। लोक कथाओं के संदर्भ में उपयुक्त विभिन्न मतों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित विशेषताओं की प्रधानता देखने को मिलती है। पहला पॉइंट, लोक कथा में प्रेम अलौकिक पुट स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, लोक कथाओं में अक्सर अश्लील श्रृंगारिता का अभाव देखा गया है, क्योंकि लोक कथाएं लोक जीवन से अधिक जुड़ी होती हैं के कारण मर्यादाओं से बंधी हुई होती हैं। अगला पॉइंट, लोक कथाओं में लोक की उद्गम, लालसा और उमंग की अकुंठित अभिव्यक्ति होती है। अगला पॉइंट,
मानव की मूल प्रवृत्तियों का साहचर्य लोक कथाओं से बड़ी सरलता से साथ देखा जा सकता है। अगला पॉइंट, लोक कथाओं में लोकमानस की जिजीविषा और जीवन के संघर्ष रूपी व सनातन तत्व होते हैं जो हमारे भावात्मक और संस्कृति स्तर पर दूर होते हुए भी निकट ले आते हैं। अगला पॉइंट, लोक कथा मंगल कामना की भावना से परिपूर्ण होते हैं। अगला पॉइंट, लोक कथाओं में रहस्य, रोमांच, लौकिकता एवं समान रूप से झलकती है। अगला पॉइंट, लोक कथा में सुखादनता, लोक कथा में सुखांतता की अनुभूति होती है। लोक कथा उत्सुकता की भावना से परिपूर्ण होती है। अगला पॉइंट, वर्णन की स्वाभाविकता भी लोक कथा की प्रमुख विशेषता है। अगला पॉइंट, मुख्यतः लोक कथाओं का अंत सुखांत होता है। अब देखते हैं लोक कथाओं का वर्गीकरण। लोक कथाओं का वर्गीकरण करते समय अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं क्योंकि ये मौखिक परंपराओं के रूप में प्रचलित रही हैं और इनका कोई प्रमाणिक संग्रह उपलब्ध नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों की लोक कथाएँ भिन्न भिन्न होती हैं जिससे वर्गीकरण में कठिनाइयाँ होती हैं। विद्वानों ने विषय वस्तु, पात्र, रचना एवं उद्देश्य की दृष्टि से लोक कथाओं को अलग अलग प्रकार में विभाजित किया है। पहला वर्गीकरण देखते हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार। उन्होंने लोक कथाओं को 6 भागों में विभाजित किया है। पहला, उपदेश कथा, व्रत कथा, प्रेम कथा, मनोरंजन कथा, सामाजिक कथा और पौराणिक कथा। अगला वर्गीकरण है प्राचीन आचार्यों के अनुसार। प्राचीन आचार्यों ने कथा 2 साहित्य में भाग में विभाजित किया है। पहला कथा, फिर आख्यायिका या आख्यायिका, कथा और आख्यायिका। अगला जो विभाजन है यह है आपका आनंद वर्धनाचार्य के अनुसार। इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला हो जाएगा परिकथा, जिसमें केवल इतिवृत्त या निषिद्ध हो और रस परिपाक के लिए स्थान न हो। अगला होगा संकल्प कथा, जिसमें प्रारंभ में फल प्राप्ति तथा संपूर्ण कथा का समावेश होता है। अगला हो जाएगा खंड कथा, जिसमें देश का विशेष महत्व होता है। तो इनका विभाजन 3 भागों में किया है। फिर अगला आता है डॉक्टर दिनेश चंद्र के अनुसार वर्गीकरण। इनका देख लेते हैं। तो इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला हो जाएगा रूप कथा, अलौकिक तत्व से युक्त लोक कथाएं जैसे भूत, परियों, राक्षसों और देवताओं से संबंधित कथाएं हुई। फिर हास्य कथा, हास्य रस से परिपूर्ण कथाएं। फिर व्रत कथा, व्रत एवं त्योहारों से जुड़ी कथाएं। फिर गीत कथा, बच्चों को सुनाई जाने वाले गीत वाली गीतात्मक कथाएं। अगला जो वर्गीकरण है ये आपका डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के अनुसार है। इन्होंने निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। पहला हो जाएगी कथाएं, फिर पशु संबंधी अथवा पंचतंत्र की कहानियाँ। अगला होगा परी की कहानियाँ, विक्रम की कहानियाँ, पहेलियाँ, निरीक्षण, गर्भित कहानियाँ और साधु एवं पीरों की कहानियाँ। अगला विभाजन है डॉक्टर रविंद्र भरमर के अनुसार। उन्होंने पहला राजा रानी की कहानियाँ, भूत प्रेत परी जिन्नात की कहानियाँ,
पशु पक्षियों की कहानियाँ, देवी देवताओं की कहानियाँ, इतिहास पुराण से जुड़ी कहानियाँ, हाजिर जवाबी, मनोरंजन एवं अन्य छोटी छोटी कहानियाँ। तो ये इन्होंने वर्गीकरण किया है। अब हम अंतर देखते हैं कहानी एवं कथा में। जो कहानियाँ होती हैं, कहानी तत्वों एवं शैलियों से बंधी होती हैं, लिखित साहित्यिक गद्य रचना होती हैं। जो लोक कथा होता है, लोक कथा जनसाधारण में प्रचलित दंत कथाएं होती हैं। जो कहानियाँ होती हैं, कहानी का स्वरूप लिखित होता है, और लोक कथाओं का स्वरूप प्रायः अलिखित होता है, जो एक दूसरे से सुनकर जीवित रहती हैं। अगला, कहानी मनुष्य के जीवन से संबंधित होती हैं और उनके हृदय पर प्रभाव डालने वाली होती हैं। छोटी किंतु मनोरंजक गद्य रचना होती है। मगर जो लोक कथा होती है, लोक कथाओं से ही आधुनिक कहानी विधा का उद्गम हुआ है। वर्तमान समय में लोक कथाओं का संकलन कर उनका प्रकाशन किया जा रहा है। तो ये मेन जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है कहानी और लोक कथाओं में। रोचक प्रसंग श्रवण। रोचक प्रसंग का अर्थ देखते हैं। रोचक प्रसंग ऐसी दिलचस्प घटनाएं या बातें होती हैं जो किसी विषय को समझाने में मदद करती हैं। शिक्षक पढ़ाई को रोचक और यादगार बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इससे बच्चों की सुनने की और याद करने की क्षमता विकसित होती है। रोचक प्रसंग श्रवण के उद्देश्य क्या है? आइए उद्देश्य देख लेते हैं। पहला, पाठ को रुचिकर और प्रभावी बनाना। अगला, छात्रों के श्रवण, स्मरण एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकसित करना। अगला, बहुविध ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। रोचक प्रसंग के प्रकार। पहला हो जाएगा आपका लिखित सामग्री, जैसे पुस्तकें हो गई, पत्र पत्रिकाएं हो गई, अखबार, ये आपका लिखित में आ जाएगा। अगला हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा आपका अलिखित। शिक्षक द्वारा सुनाई गई घटनाएं होती हैं, कुछ लोक कथाएं होती हैं, टेलीविज़न और रेडियो आज से जो हम सुनते हैं उससे जो सीखते हैं। अगला, सुनने और याद करने की दक्षताएं। एकाग्रता, श्रवण एवं स्मरण क्षमता का विकास। अगला, सुनी हुई बातों को याद रखकर निष्कर्ष निकालने की योग्यता। और संवाद और विचार विमर्श के माध्यम से सीखने की कुशलता इसके माध्यम से आती है। समाज, परिवेश एवं स्वानुभव पर परिचर्चा। हम पहले परिचर्चा का अर्थ देखते हैं। परिचर्चा एक प्रकार की चर्चा होती है जिसमें पहले से निर्धारित विषय अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं और दूसरे के विचार सुने जाते हैं। इससे छात्रों की झिझक दूर होती है और वे अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। यह न केवल ज्ञानवर्धन करती है बल्कि मौखिक अभिव्यक्ति को भी विकसित करती है। शिक्षक पाठ्यवस्तु, समस्याओं और स्थानीय घटनाओं पर परिचर्चा आयोजित कर छात्रों की शंकाओं को दूर करते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों की सहभागिता होती है। अब हम परिचर्चा की विशेषताएं देख लेते हैं। परिचर्चा की विशेषताएं। पहला पॉइंट, परिचर्चा में शिक्षार्थियों की आपसी बातचीत होती है जिससे वो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। अगला पॉइंट, कई बार जटिल समस्याओं को समूह चर्चा के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है। अगला पॉइंट,
परिचर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अगला पॉइंट, परिचर्चा केवल प्रश्नोत्तर तक सीमित न होकर चिंतन और तर्क वितर्क की क्षमता को विकसित करती है। अगला पॉइंट, ये बौद्धिक टोली कार्य को बढ़ावा देती है, जिससे सामूहिक ज्ञान अधिक उपयोगी बनता है। विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं, सुझाव देते हैं, जिम्मेदारी साझा करते हैं और निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट, ये निम्न और उच्च दोनों स्तर पर उपयोगी है। निम्न स्तर पर यह अनुशासन और शिष्टाचार सिखाती है, जबकि उच्च स्तर पर यह निर्णय और मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करती है। अगला पॉइंट, ये शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित होती है, जैसे सक्रिय सहभागिता, कार्य की स्वतंत्रता और प्रश्नोत्तर में समान अवसर। अब हम महत्व देख लेते हैं। परिचर्चा की आवश्यकता और महत्व। कक्षा में छात्रों का बौद्धिक स्तर, आयु, समझने और ग्रहण करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। शिक्षक जिस गति क्रम से शिक्षण करता है, उसी गति से सभी छात्र सीख नहीं सकते हैं। कई छात्र पाठ्य वस्तु को पहली बार में समझ नहीं पाते और कक्षा में अपनी समस्या नहीं रख पाते, लेकिन परिचर्चा के माध्यम से वे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। परिचर्चा शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है और शिक्षक छात्र अंतःक्रिया को बढ़ावा देती है। ये भाषा कौशलों के विकास में सहायता होती है और छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। परिचर्चा के महत्वपूर्ण पहलू देख लेते हैं। पहला पॉइंट, अभिव्यक्ति कौशल का विकास। परिचर्चा के दौरान छात्र अपने विचारों को क्रमबद्ध और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करते हैं, जिससे अभिव्यक्ति कौशल विकसित होता है। अगला पॉइंट, श्रवण कौशल का विकास। परिचर्चा से श्रवण कौशल का विकास होता है। छात्र शिक्षक और साथियों के अनुभव को ध्यान में सुनते और जिससे उनका श्रवण कौशल स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। अगला पॉइंट, कथन में धारा प्रवाह इससे विकसित होता है। प्रारंभ में छात्र घबराने के कारण रुक रुक कर बोलते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास से उनकी वाणी में प्रवाह आ जाता है। अगला, संप्रेषण में सहायक। परिचर्चा छात्रों को अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और प्रभावी संप्रेषण की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। अगला पॉइंट, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। शिक्षक की सहायता से छात्र अशुद्धियों को सुधारते हैं और भाषा को स्पष्ट रूप से बोलते लगते हैं। अगला पॉइंट, संकोच की समाप्ति। परिचर्चा छात्रों की झिझक दूर कर उन्हें आत्मविश्वासी बनाती है, जिससे वे सफल वक्ता बन सकते हैं। अगला पॉइंट, मानक भाषा का प्रयोग। शिक्षक और साथियों के प्रभाव से छात्र मानकीकृत भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे उनकी भाषा बहिष्कृत होती है। अगला पॉइंट, आदर्श वाचन की योग्यता। आदर्श वाचन सुनकर छात्र अनुकरण करते हैं और प्रभावी रूप से पढ़ने व बोलने की योग्यता प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट, परिचर्चा की आवश्यकता एवं महत्व। अब हम देखते हैं परिचर्चा के भाग। परिचर्चा के भाग हम लोग देख लेते हैं। परिचर्चा को जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण प्रविधि कहा जाता है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में भी इसी विधि से शिक्षण कार्य किया जाता है। परिचर्चा के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में इस मेथड का यूज किया जाता है। उनमें से एक नालंदा विश्वविद्यालय भी था, वहाँ पे ये ऐसे यूज किया जाता था। पहला पार्ट हम देख लेते हैं, जो मुख्य भाग, जिसके प्रमुख भाग में सबसे पहला नंबर है किसका, शिक्षक का। ये महत्वपूर्ण भाग में से एक है। पहला भाग शिक्षक का देखते हैं। कक्षा कक्ष। परिचर्चा का आयोजन, विषय वस्तु का चयन और संगठन शिक्षक द्वारा किया जाता है कि किस कक्षा में डिस्कशन होगा, परिचर्चा का सब्जेक्ट क्या होता है।
इस बारे में जो डिसाइड करता है वो टीचर करता है। शिक्षक परिचर्चा प्रक्रिया का नेता या मुखिया होता है। उसे विद्यार्थियों के व्यवहार और कठिनाइयों का निरीक्षण करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षक को विद्यार्थियों के जीवन अनुभव को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगला जो इसका दूसरा भाग है, ये आपका विद्यार्थी हो जाता है। विद्यार्थी की रुचि, योग्यता, बुद्धि, तर्क और कल्पना शक्ति अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती, हर विद्यार्थी की, स्टूडेंट की अलग होती है। अगला पॉइंट, कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ संकोची, कुछ उत्साही, तो कुछ शरारती होते हैं। अगला पॉइंट, शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा जो भाग है इसका, थर्ड पार्ट, ये परिचर्चा के दौरान विषय वस्तु या समस्या का चयन शिक्षक को विद्यार्थियों के सहयोग से करना चाहिए। समस्या वास्तविक और क्रियात्मक होनी चाहिए। तो ये 3 भाग हैं और तीनों का ये योगदान रहता है एक परिचर्चा के अंदर। समस्या विद्यार्थियों की बोध क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। अगला, जॉनसन साहब एक डिफिनीशन देते हैं, विचार विमर्श की विषय सामग्री ज्ञान, तथ्यों एवं सामान्यीकरणों का समूह है। यदि किसी समस्या पर विचार विमर्श करके उसका समाधान खोजना है तो इसे प्राप्त करना चाहिए। अब इसका मूल्यांकन एक भाग होता है, चौथा भाग मूल्यांकन हो जाएगा। परिचर्चा के अंत में विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है और यह भी देखा जाता है उनकी ज्ञान वृद्धि हुई या नहीं हुई, सेम टू सेम है, या उनके विचारों, पूर्वाग्रहों या दृष्टिकोणों में परिवर्तन आया या नहीं है, उनकी रुचि का विस्तार हुआ या नहीं हुआ। यह सुनियोजित परिचर्चा विद्यार्थियों के विचारों और अभिव्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाती है तथा उन्हें क्रियाशील बनाती है। परिचर्चा के विषय देख लेते हैं। परिचर्चा के विषय, परिचर्चा के कई प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा परिवेशीय विषय हो जाएगा, सामाजिक घटनाओं पर आधारित विषय हो जाएगा, स्वानुभव पर आधारित विषय हो जाएगा। तो सबसे पहले परिवेशीय विषय पर आधारित परिचर्चा के बारे में देख लेते हैं। इसमें हमारे चारों ओर की घटित घटनाएं शामिल होती हैं। बच्चों की शिक्षा और भाषा विकास में परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट, बच्चे अपनी परिवेशीय भाषा से सीखना शुरू करते हैं जिससे उनका बौद्धिक विकास होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार बच्चों को आत्म अन्वेषण और संवाद स्थापित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। दूसरा, सामाजिक घटनाओं पर आधारित परिचर्चा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में रहकर ही उसका विकास होता है। विद्यालय का वातावरण बच्चों के लिए नया होता है जिससे वे झिझक और संकोच अनुभव कर सकते हैं। शिक्षक का दायित्व होता है कि वह बच्चों को सामाजिक घटनाओं से अवगत कराएं और उनकी झिझक दूर करें। सामाजिक घटनाएं बच्चों को प्रेरित कर सकती हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता को विकसित कर सकती हैं। अगला जो तीसरे प्रकार की परिचर्चा है इसको भी देख लेते हैं। परिचर्चा स्वानुभव पर आधारित परिचर्चा। अनुभव आधारित शिक्षण श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में सहायक होती है। शिक्षक और छात्र दोनों ही अपने अनुभव का साझा कर सकते हैं। 3 प्रकार से वर्णन में शामिल होते हैं। पहला, दृश्य वर्णन। किसी दृश्य को देखकर छात्र को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। दूसरा, यात्रा विवरण, यात्रा का वर्णन करना, किसी यात्रा से जुड़े अनुभव का साझा करना। अगला, घटना वर्णन, किसी विशेष घटना का विवरण देकर छात्र को अपनी स्मृतियों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। परिचर्चा के लाभ देख लेते हैं। परिचर्चा से लाभ क्या होते हैं? सामान्यतः परिचर्चा में किसी प्रसंग के पक्ष विपक्ष में छात्र 2 दल बनाते हैं। परिचर्चा में कक्षा शिक्षण की अपेक्षा अधिक समय दिया जाता है। इसमें विषय वस्तु का क्षेत्र कम होता है। छात्र कभी भी विषय वस्तु पर पक्ष और विपक्ष में तर्क दे सकते हैं। परिचर्चा के लाभ क्या क्या है? पहला, छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास होता है। अध्यापक और छात्रों में अच्छे संबंध विकसित होते हैं।
छात्र संकोचित व्यवहार और डरने की प्रवृत्ति से बाहर आते हैं। अगला, मित्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। अगला, विद्यार्थियों को विषय वस्तु की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। वह कक्षा शिक्षण के निश्चित वातावरण से बाहर आते हैं। अगला, छात्र में तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्र में मानसिक रूप से क्रियाशील होते हैं। अध्यापक की दक्षता में भी सुधार होता है। कक्षा अनुशासन अच्छा रहता है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। परिचर्चा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी देख लेते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। परिचर्चा, एक छात्र अपने विचारों को किसी विषय पर प्रकट करता है तो कक्षा के दूसरे छात्र बारी बारी से अपने विचार प्रकट। परिचर्चा आयोजन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, परिचर्चा का विषय रोचक होना चाहिए जिससे विद्यालय को स्वच्छ वैचारिक वातावरण दिया जा सके। अगला, विद्यार्थियों को परिचर्चा के प्रकरण या इकाई का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगला, चर्चा की विषय वस्तु अनुभव से जुड़ी एवं परिवेशीय होनी चाहिए। मात्र सवाल ही नहीं हो बल्कि उन पर परिचर्चा भी हो। अगला, परिचर्चा प्रारंभ करने से पूर्व एक सभापति नियुक्त करना चाहिए जो विचारों को एकत्रित कर निर्णायक मत प्रस्तुत करे एवं छात्रों की शंकाएं त्रुटियों स्पष्ट कर सके। अगला पॉइंट, शुरुआत में अध्यापक को सभापति बनाना चाहिए लेकिन बाद में धीरे धीरे छात्रों को यह अवसर दिया जाना चाहिए। अगला, प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए, कुछ ही विद्यार्थियों का एकाधिकार न हो। अगला, हाँ या नहीं वाले प्रश्न को ना हो बल्कि पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हो। अगला, छात्रों में आत्मीयता का व्यवहार करें ताकि वे सहज रूप से अभिव्यक्त कर सकें। सभापति में क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला, श्रम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अच्छे अध्यापक बनने की योग्यता होनी चाहिए। उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला, विषय में विशेष दक्षता हो। छात्रों के व्यवहार को समझने की योग्यता हो। शिक्षा को संगठित करने की क्षमता हो। मूल्यांकन क्षमता, ये सारे गुण उनके अंदर होने चाहिए। आपकी क्लास आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।